Hello everyone, I hope everybody is doing alright. My name is Siddhik Shwera. I welcome you to the first lecture of values and values is part of ethics, our ethics series. ठीक है, इससे पहले अपन एथिक्स की जो बेसिक्स जितनी भी एथिक्स और मोरालिटी वगैरह इन सारी डेफिनेशंस को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. इस वीडियो के अंदर अपन वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करने वाले हैं और फिर आगे सो एंड सो फोर्थ अपन चलते रहेंगे. ठीक है, जो है वीडियो के अंदर प्राइमरीली अपन देखेंगे कि भाई वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं. ह्यूमन वैल्यूज़ के अलावा ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक सोसाइटी के अंदर कैसे इम्पार्ट होती है और उसके अलावा मतलब एक पर्सन इन्हें कैसे पिक करता है और सोसाइटी इन्हें कैसे इम्पार्ट करती है. इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस कैसे चलता है, इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़ के अलग अलग अपन जो है फेसिएट्स देखेंगे. ठीक है, चलो भाई. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले व्हाट आर वैल्यूज. देखो, जो एथिक्स थे, जो मॉरल्स के अंदर अपन ने डेफिनेशन देखी थी, सेम कुछ तरीके की डेफिनेशन यहाँ पर आती है. और इससे पहले अपन एथिक्स जब अपन ने शुरू करा था तब भी अपन ने मॉरल्स की और वैल्यूज़ की और एथिक्स की इनकी एक बेसिक डेफिनेशन देखी थी. ठीक है, तो व्हाट आर वैल्यूज. वैल्यूज आर सोशली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिज़ायरेबिलिटी एंड अनडिज़ायरेबिलिटी. ठीक है, तो डिज़ायरेबिलिटी एंड अनडिज़ायरेबिलिटी के ये स्टैंडर्ड्स हैं. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है. इसका ये मतलब होता है कि कौन से काम आपको करने चाहिए और कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए. इन दोनों ही वैल्यूज़ बताती हैं, विच कैन बी गुड वैल्यूज़ एंड बैड वैल्यूज़. समझ में. अपन कहते हैं ना कि भाई आपको जो है क्या अच्छे संस्कार नहीं मिले. ठीक है, तो संस्कार कैन बी they are not exactly sanskar does not exactly means values, but they can be interpreted in this scenario as values or related to values. समझ में. तो desirability and undesirability, जिसका क्या मतलब है. गुड वैल्यूज जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ हो गई कि बढ़िया एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, बढ़िया जो है सुबह टाइम पर उठना, रात को टाइम पर सोना, है ना, एंड जो है टाइम का खाना पीना खाना वगैरह. ठीक है, वहीं पर बैड वैल्यूज़ क्या हो गई. बैड वैल्यूज़ का मतलब हो गया कि भाई लफुंटर की तरह इधर उधर घूमते रहना. ठीक है, वो हरकतें करना जो हरकतें अपन सुबह से शाम करते हैं. ठीक है, तो वॉट एवर. ठीक है, तो दीज आर वैल्यूज ऑफ सोशली विच आर सोशली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिजायरेबिलिटी एंड अनडिजायरेबिलिटी. नाउ दे गाइड, दे हैव अ फंक्शन विच इज टू गाइड आवर बिहेवियर. अब जो एथिक्स की डेफिनेशन थी वो क्या कर रहा था, बिहेवियर को गाइड कर रहा था. जो मॉरल्स थे वो क्या कर रहे थे, बिहेवियर को गाइड कर रहे थे. वैल्यू क्या कर रही है, बिहेवियर को गाइड कर रही है. उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स को गाइड कर रही है एंड गोल्स को गाइड कर रही है. समझ में. सिंपल सी बात है. इसका ये मतलब है कि एक तो बिहेवियर, भाई आप कैसा काम करते हो, कहाँ पे घूमते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, दैट इज बिहेवियर, दैट इज प्योरली एक्शन. वो सब चीज़ें यहाँ पर कवर हो गई. सेकंड चीज़ है आपके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स भी यहाँ से गाइड होते हैं. ऑब्जेक्टिव और गोल्स वैल्यू से कैसे गाइड होते हैं. इसका ये मतलब है कि भाई अगर आपकी वैल्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, बहुत ज़्यादा आपके फैमिली के अंदर शुरू से काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस वैल्यूज़ इम्पार्ट वगैरह करी जाएगी, तो आपका गोल होगा कि भाई मैं भी जो हूँ टेम्पल की सेवा करूँ, मैं भी जो हूँ चर्च के अंदर पादरी बनूं, मैं भी जो हूँ एक ऐसी शॉप डालूं जहां पर जो है रिलीजियस आइटम वगैरह जितना भी सब मिले, या फिर मैं जो हूँ रिलीजन के लिए कुछ पर्टिकुलर काम करूं. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज दिस इज योर गोल विच इज डिजाइंड और गाइडेड बाय योर अंडरलाइंग वैल्यूज. समझ में. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के केस में वही चीज़ जो है मिल सकती है कि भाई जिस तरीके के आपकी वैल्यूज़ होंगी उसी तरीके के आपके लाइफ के अंदर ऑब्जेक्टिव्स होंगे. समझ में आया कि दीज आर माई प्रायोरिटीज, दीज आर माई ऑब्जेक्टिव्स. समझ में आया, दिस इज वेयर आई स्टैंड. ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ये हो गया है ना, वैल्यूज, डिजायरेबिलिटी, अनडिजायरेबिलिटी हो गया. नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो आता है ह्यूमन वैल्यूज़ का, कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती है.
अब देखो ह्यूमन वैल्यूज़ और वैल्यूज़ वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज़ होती है, लेकिन चूंकि जो है वहाँ पर क्वेश्चन आया ह्यूमन वैल्यू ह्यूमन वैल्यू ह्यूमन वैल्यू, कोई एक दिन कभी उठ के इमोशनल हो जाए कि नहीं सर आपने वैल्यू पढ़ाया ह्यूमन वैल्यू नहीं पढ़ाया, तो वैल्यू एंड ह्यूमन वैल्यू आर वन एंड द सेम थिंग। डेफिनेशन आपको सेम लगानी है, एज इट इज़ डेफिनेशन लगानी है, विच आर सोशली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिजायरेबिलिटी एंड अनडिजायरेबिलिटी। अब यहाँ पर जो है क्या चीज़ और आपको ऐड कर देनी है, तो यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर देनी है कि दीज आर द मोस्ट फंडामेंटल फॉर वेल ग्रोथ एंड मोटिव फॉर अ पर्सन, समझ में आया, ठीक है। एंड द मोस्ट बेसिक ह्यूमन वैल्यूज कैन बी ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड कंपैशन। अगर ये याद नहीं रहे, 3-4 को ऊपर नीचे आगे पीछे कर दो चलेगा, ठीक है। और 3-4 को ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे करोगे, जब अपन ओरिजिनल मतलब जो एक दूसरी वैल्यूज़ भी आती है, एक तो ये सोसाइटल वैल्यूज़ वाला पार्ट है, एक उसके बाद एटीट्यूड और वैल्यूज़ उसके अंदर जो है सॉरी एप्टीट्यूड एंड उसके अंदर अपन सिविल सर्विसेज की वैल्यूज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो वैसे है रिलेटेड ही दोनों पार्ट, लेकिन वहाँ पर अपन इनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल तक आने से पहले जो है ये 3-4 याद कर लो, बाकी वहाँ पर जो है 17, 18, 19 भगवान जाने कितनी कितनी वैल्यूज़ आती रहेंगी, तो उन सब के अंदर से अगर कोई भी एक वैल्यू 2 वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती तो चलेगा। बस ये याद रखना कि बहुत ज़्यादा कोई स्पेसिफिक वैल्यू ना हो, लार्जली बहुत ज़्यादा कोई स्पेसिफिक वैल्यू ना हो। जैसे वहाँ पर काफ़ी सारी एक है स्पिरिट ऑफ सर्विस, तो स्पिरिट ऑफ सर्विस आप यहाँ पे मोस्ट बेसिक के अंदर नहीं लगा सकते हो, समझ में। तो यहाँ पे ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, कंपैशन, इस तरीके की वैल्यूज हो गई। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है, तो दीज आर द मोस्ट बेसिक मोस्ट फंडामेंटल वैल्यूज। दीज मोस्ट फंडामेंटल वैल्यूज हेल्प्स अ पर्सन टू मेक अ गुड डिसीजन, टू मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन, गुड से भी बढ़िया आप लिख सकते हो कि भाई इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एंड टू यू नो एंड बताओ क्या लिखो यहाँ पर, ठीक है। एक और टर्म था मोस्ट बेसिक इन एग्जीक्यूशन ऑफ मंडेन टास्क, या फिर डे टू डे टास्क, जो डे टू डे टास्क है उनके एग्जीक्यूशन के अंदर ये आपकी हेल्प करते हैं, और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के अंदर आपकी हेल्प करते हैं, समझ में आया। तो एम्पैथी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ट्रुथ हो गया। यहाँ पे मैंने कंपैशन बता दिया, कंपैशन की जगह एम्पैथी लिख दो, है ना। एम्पैथी नहीं लिखो, कंपैशन नहीं लिखो, तो उसकी जगह जो है आप कुछ और लिख सकते हो, जैसे कि परसिस्टेंस, समझ में आया, तो परसिस्टेंस लग सकता है। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है, ह्यूमन वैल्यूज़ ये हो गई। ह्यूमन वैल्यूज़ के अलावा हाउ वन गेट्स वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ आदमी कैसे लेता है। यहाँ पर देखो 2 टॉपिक्स आते हैं, दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली तो बात है कि जो है वैल्यूज़ पर्सन कैसे उठाता है, ठीक है। तो हाउ वन गेट्स वैल्यूज़। दूसरी बात है कि हाउ सोसाइटी इम्पार्ट्स वैल्यूज, या फिर ये यहाँ पे नहीं बताता तो ज़्यादा बढ़िया ड्रामेटिक इफेक्ट आता। ड्रामेटिक इफेक्ट इसलिए आता है क्योंकि वाई आर वी डिस्कसिंग हाउ सोसाइटी इम्पैक्ट्स वैल्यूज, बिकॉज वन गेट्स वैल्यूज वाया सोसाइटी, समझ में आया। तो एक पर्सन जो है वो वैल्यूज़ को कैसे पिक करता है, तो वो सोसाइटी से पिक करता है। सोसाइटी कैसे इम्पार्ट करती है उसके ऊपर आते हैं। इन्हें पिक करने का, ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें पिक करने का मीडियम क्या होता है या तरीका क्या होता है। तो देयर कैन बी 3 ways थ्रू विच अ पर्सन पिक्स वैल्यूज। द फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इज क्लासिकल कंडीशनिंग, एंड थर्ड इज ऑब्जर्वेशन। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि या तो आपको कहा जाएगा कि यू हैव टू डू दिस, यू शुड डू दिस, एंड यू आर सपोज्ड टू डू दिस, समझ में आया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई आपको ये चीज़ करनी है, या फिर आपको ये चीज़ करनी चाहिए, या फिर आपको यही करना, मतलब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि भाई आप ये चीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज समवन हु इज एक्सटर्नल टू यू, और दिस कैन बी यू योरसेल्फ इंस्ट्रक्टिंग योरसेल्फ, समझ में आया।
तो जब आपको कोई इंस्ट्रक्ट करे, जो कि कोई दूसरा हो सकता है, जो कि आप खुद हो सकते हो, ये सब चीज़ें लिखनी नहीं है, समझनी है, समझ में आया, क्योंकि इतनी लिखने की स्पेस नहीं मिलेगी वहाँ पर, बस आपको समझना है, आपके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, आपके कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। तो जब आपको कोई भी जो है वैल्यूज़ या फिर एथिक्स हो गए, मॉरल्स हो गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो चीज़ें जब आपको कोई इंस्ट्रक्ट करता है, समझाता है कि भाई यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, ठीक है, दैट इज नोन एज इंस्ट्रक्शन। दिस इज द मोस्ट पुअरेस्ट वे ऑफ इनकलकेटिंग वैल्यूज़। सबसे ज़्यादा जो ख़राब और यूजलेस वे है वो इंस्ट्रक्शन है। बच्चों के अंदर मैक्सिमम जो है अपन इंस्ट्रक्शन ही करते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करोगे तो बाबा आ जाएंगे, वो करोगे तो पापा आ जाएंगे, समझ में आया, ठीक है। तो लेकिन ये जो है कोई बहुत ज़्यादा काम का तरीका नहीं होता है। इसके अलावा जो है सेकंड यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जब एक बच्चा है या फिर एक कोई भी पर्सन है, एक सोसाइटी का मेंबर है, वो जब सोसाइटी के अदर मेंबर्स को ऑब्जर्व करता है कि व्हाट एग्जैक्टली आर दे डूइंग, समझ में आया, दूसरे पर्सन क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑब्जर्वेशन। नाउ हाउ इज दिस ऑब्जर्वेशन कम्स, तो ये ऑब्जर्वेशन ऐसे आती है कि भाई जैसे मान लो कि भाई आप एक गर्ल है, ठीक है, या फिर गर्ल वगैरह, यहाँ पर इस एग्जांपल को छोड़ो, जैसे कि बचपन में अपन अक्सर जो है अपने फादर को शेविंग वगैरह करते हुए देखते थे, है ना, और जब अपन उनको शेविंग करते देखते थे या फिर मूवीज़ के अंदर अपन कुछ अलग अलग जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह देखते थे, तो वी टेंड टू कॉपी देम, वाई, हाउ, वाया ऑब्जर्वेशन, समझ में आया। अपन ये चीज़ कैसे करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन की तरह करते हैं। तो जब वो शेविंग वगैरह करते हैं तो भैया मैं भी करूँगा, मुझे भी करनी है, बढ़िया, मुझे भी ऑफिस जाना है, ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑब्जर्वेशन, समझ में आया। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या चीज़ होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग ये चीज़ होती है जब आपको पता भी ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर फोकस करना, ये भूल मत जाना। क्लासिकल कंडीशनिंग तब होती है जब आपको वो चीज़ पता भी नहीं होती है और वो आपके अंदर इनकलकेट हो रही होती है, समझ में आया। लेट्स से कि भाई whoever is your role model or whoever you look up to is doing some kind of particular kind of behavior and you tend to follow that behavior without knowing or not knowing, समझ में आया, ठीक है, इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा जो है फेमस है। इस चीज़ के अंदर क्या चीज़ होती है, अक्सर जैसे अमेरिकन सोसाइटीज़ का यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है, एक वाइट कपल जा रहा है, दोनों मदर एंड फादर हैं, वहाँ पे उनकी एक वाइट छोटी बच्ची है या छोटा बच्चा है जो भी है, और रास्ते से अगर कोई जो है ब्लैक पर्सन आता है तो ये जो है अपना रास्ता थोड़ा मोड़ने की कोशिश करते हैं, अपना मुंह थोड़ा मोड़ने की कोशिश करते हैं, अब थोड़ा इधर उधर मुड़ने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज क्लासिकल नहीं सॉरी पूरा एक्सप्लेन करना भूल गया। तो ये थोड़ा बहुत मुड़ने उड़ने की कोशिश करते हैं। अब इस चीज़ को बच्चा देखता है, समझ में आया, और बच्चा भी आगे इस चीज़ को इमिटेट करता है, ठीक है, वो ये चीज़ जाने या अनजाने दोनों ही केस के अंदर इमिटेट कर सकता है, और जब वो इस चीज़ को इमिटेट करता है तो अपन बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग हो रही है। जैसे ये वैसे अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। इस इंस्टेंस के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक्सट्रीमली डिजास्टर्स। कुछ इंस्टेंसेस के अंदर अच्छा हो सकता है जहाँ पे आप अच्छी वैल्यूज़ वगैरह इम्पार्ट करो उसको, समझ में आया। दिस इज़ नॉट अ गुड वैल्यू, ये तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, तो इमिटेशन ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग से आप सीखते हो कि भाई जो शॉपकीपर है, जो पेरेंट्स हैं, जो ब्रदर हैं, जो आपके कजन्स हैं, वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या उनकी क्या जो भी है कार्रवाई है, समझ में आप, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस मैंने समझा दिया, इंस्ट्रक्शंस मैंने समझा दिया, ह्यूमन वैल्यूज़ अपन ने देख लिया, दे गाइड आर, ये जो सोसाइटल वैल्यूज़ हैं, दे गाइड आर बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, ये भी चीज़ अपन ने देख ली। नाउ हाउ सोसाइटी इम्पार्ट्स दीज वैल्यू, तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट ये अपना रह गया ना, ये वाला क्वेश्चन रह गया कि ये जो है वैल्यूज़ ये कहाँ से लेता है पर्सन, सोसाइटी से लेता है। सोसाइटी इन वैल्यूज़ को कैसे इम्पार्ट करती है, तो उनका अगर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इन्हीं चीज़ों को लिखना है, इंस्ट्रक्शन, ऑब्जर्वेशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, समझ में। और इसके साथ में इस चीज़ को लिख देना है कि भाई दिस इज डन वाया अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज सोशलाइजेशन। तो ये जो वैल्यू इम्पार्ट करने का जो प्रोसेस होता है इसे अपन सोशलाइजेशन कहते हैं, और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है यहाँ पर अपन कैरेट एंड स्टिक का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। व्हाट इज कैरेट एंड स्टिक, तो कैरेट एंड स्टिक के अंदर बेसिक एग्जांपल यहाँ पे कैरेट एंड स्टिक आपने अक्सर सुना होगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी आता है और बहुत ज़्यादा नॉर्मल एक फ्रेज है। इसका ये मतलब होता है कि जैसे एक गधा है, ठीक है, तो अपन भी गधे हैं, तो यहाँ पे ऐसा गधा है, ठीक है, कितना बढ़िया बन रहा है, शर्म आती जा रही है, ठीक है, तो ऐसा गधा है।
ठीक है यार, मैं नहीं कर सकता हूँ तो ठीक है, इसमें क्या है। तो ये गधा है, समझ में आया। और आप लेट से इसके ऊपर बैठे हो, ठीक है, और आप इसके ऊपर बैठ के आपको इसको जो है आगे बढ़ाना है। अब आप इसको कैसे आगे बढ़ाओगे, तो आपको पास आगे बढ़ाने का एक सिंपल सा तरीका है। आप एक डंडा लोगे, उस डंडे के ऊपर जो है एक कैरेट बांध दोगे, समझ में आया। तो आपने यहाँ पर एक कैरेट बांध दी, ठीक है, और एक डंडा आप अपने हाथ में रखोगे, ठीक है। तो सेकंड डंडा जो है वो आप अपने हाथ में रखोगे। अगर तू नहीं माना तो फिर ये जो है ये कैरेट पड़ेगी, नाउ स्टिक पड़ेगी, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, ये एक कैरेट को देखता रहे और कैरेट को देखने के चक्कर में आगे चलता रहे कि बढ़िया खाने को मिलेगा, बढ़िया खाने को मिलेगा, बढ़िया खाने को मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज अ पॉजिटिव वे ऑफ इनकलकेटिंग वैल्यूज कि भाई आप ये चीज़ करो तो हम आपको रिवॉर्ड्स देंगे, समझ में आया, क्या देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, है ना, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, पनिशमेंट्स देंगे, क्या देंगे, पनिशमेंट्स देंगे, ठीक है। तो दिस इज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा कोई खास चीज़ नहीं है। तो सोशल सैंक्शंस इन्हें अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, सोशल सैंक्शंस कहते हैं, विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, सोसाइटी ऐसे इम्पार्ट करती है। ये जो इम्पार्ट करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन सोशलाइजेशन कहते हैं। आई होप दिस पार्ट वॉज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। ये जो इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज है ये एग्जैक्टली कौन करता है, ठीक है। तो एक सेकेंड के लिए अपन इंतज़ार करते हैं और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तब तक इस चीज़ को एनालाइज करो और जो है अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो बताओ मुझे। ठीक है, तो आई होप दिस पार्ट वॉज क्लियर, है ना। ड्राइंग पे मत जाना, सबकी अपनी अपनी वीकनेस होती है भाई, ठीक है। चलो, तो इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज, इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज के ऊपर आते हैं। इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़ की अगर अपन बात करें, इनकलकेशन ऑफ वैल्यू ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस तीन जो है इंस्टीट्यूशंस वो कर सकते हैं। सोसाइटी तो मैंने आपको बताया कि भी सोसाइटी करते ही है, तो सोसाइटी में कौन करता है, सोसाइटी के अंदर सबसे पहले फैमिली करती है। फैमिली के अलावा एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो करता है, जो प्राइमरी ये तीन ही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, फैमिली, एजुकेशन सिस्टम, और थर्ड जो है वो उसे अपन सोसाइटी एट लार्ज के अंदर गिन लेते हैं। इस सोसाइटी एट लार्ज के अंदर कौन कौन आ जाता है, तो एक तो आपके एक्सटेंडेड रिलेटिव्स आ जाते हैं। कैसे आएंगे, या फिर चलो इसको होल्ड करते हैं अभी, फिर वो समझ में नहीं आएगा, एक एक करके इन्हें उठाते हैं, ठीक है। सबसे पहले फैमिली की अगर अपन बात करें, फैमिली की अगर अपन बात करें तो फैमिली किस तरीके की वैल्यूज़ इम्पार्ट करती है। फैमिली जो है बहुत ज़्यादा फाउंडेशनल वैल्यूज़, जो बिल्कुल बेसिक वैल्यूज़ होती है, इन्हें इम्पार्ट करती है, समझ में आया। और फाउंडेशनल वैल्यूज़ से यहाँ पे अपना मतलब ये है कि भाई रिस्पेक्टिंग एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, है ना। कोई जो है आपके घर में अगर कोई स्ट्रेंजर वगैरह आ जाता है तो आपको बिल्कुल अलर्ट वगैरह रहना है, या फिर आपको जो है एक बाज़ार के अंदर या फिर बाहर, ठीक है, आउटसाइड योर होम यू शुड बी वेरी अलर्ट, ठीक है, ऑफ स्ट्रेंजर्स एटसेट्रा, है ना। टॉफ़ी वगैरह नहीं लेनी है, भाई ये क्या है, वैल्यू है ना एक तरीके की, समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा जो है अगर कोई अंकल आंटी वगैरह घर पे आते हैं तो उनको ग्रीट करना है, तो ग्रीटिंग अदर्स, ठीक है। व्हाट इज दिस, दीज आर फाउंडेशनल वैल्यूज़। नाउ इन फाउंडेशनल वैल्यूज़ के अलावा ये जो फैमिली है, फैमिली की मैक्सिमम इन्फ्लुएंस या फिर मैक्सिमम स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो जब तक प्यूबर्टी हिट नहीं करती है, यानी कि अप टू द एज ऑफ 13 टू या फिर 12 टू 13 ईयर्स, ठीक है, यहाँ तक रहता है। तो 12 टू 13 ईयर्स से पहले तक अपन को जो है यहाँ पर मैक्सिमम इन्फ्लुएंस मिलता है, और देयरफॉर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन तीनों के अंदर से एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल इज फैमिली, समझ में आया। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल फैमिली है, ठीक है। एजुकेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन के अंदर अपन किन किन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो एजुकेशन के अंदर एक तो आपका जो करिकुलम या फिर जो बुक्स वगैरह हैं तो उन्हें अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, करिकुलम या फिर बुक्स। दूसरे टीचर्स हो गए, बढ़िया टीचर्स मतलब बढ़िया जीवन, ठीक है, आई लव माई टीचर्स, ठीक है। टीचर्स के अलावा जो है थर्ड थिंग इज योर पीयर ग्रुप, तो जो अदर स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथ में जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हो, जिनकी आप टांग खींचते हो और जो आपकी टांग खींचते हैं और जो प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, दैट इज ऑल दैट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। नाउ ये तीनों आपकी जो है वैल्यूज वगैरह चेंज करते हैं, बनाते बिगाड़ते जो भी चीज़ें करते हैं। मोस्ट जो पीयर ग्रुप की तो खासकर जो मोस्ट इन्फ्लुएंस होती है वो 12-13 साल के बाद होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है टीचर्स वगैरह की इन्फ्लुएंस तो शुरुआत से रहती है, बुक्स करिकुलम की इन्फ्लुएंस शुरुआत से रहती है। जो वैल्यूज़ इम्पार्ट हो रही है ये दो तरीके की हो सकती है, एक तो फाउंडेशनल वैल्यूज़ हो सकती हैं और दूसरी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। फाउंडेशनल वैल्यूज का मतलब मैंने आपको बता दिया। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज का मतलब होता है, देखो दो तरीके की वैल्यूज, जब टाइपिफिकेशन ऑफ वैल्यूज वगैरह करें, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लोग बताते हैं बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, बट मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं, क्योंकि ऐसे कोई खास क्वेश्चन आता नहीं और प्रीलिम्स में एथिक्स है नहीं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल बट आपकी समझ के लिए वैसे बताया, तो लिखना मत है, तो कोई पर्पज़ नहीं है। तो दो तरीके की वैल्यूज़ हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ एंड एंड वैल्यूज़, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ का मतलब होता है कि भाई जो आपको किसी प्रोसेस के अंदर काम में आए, ठीक है। एंड वैल्यूज़ का मतलब होता है जो फाइनल वैल्यू होती है, ठीक है। प्रोसेस के अंदर काम में आने का मतलब ये होता है कि भाई पंक्चुअलिटी की आपको ज़रूरत है सक्सेस के लिए, है ना। तो मतलब सक्सेस से पंक्चुअलिटी नहीं आ रही, लेकिन पंक्चुअलिटी से सक्सेस आ रही है। तो पंक्चुअलिटी क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू हुई, है ना। एंड वैल्यू जो है, आप इसको यहाँ पे इसको किस तरीके से, इसका कोई वैसे परफेक्ट कोई एग्जांपल नहीं है यहाँ पे जो है, अक्सर फैब्रिक और उसका, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। बट यहाँ पे यही चीज़ है कि जो फाइनल जो आउटकम होता है, तो फाइनल जैसे कि हाँ ह्यूमिलिटी आप कह सकते हो, ह्यूमिलिटी इज़ वेरी नाइस। तो एंड वैल्यू जो है वो ह्यूमिलिटी है, कि भाई सूक्ष्मता, जो समझ आपके अंदर रहे, जो आप ज़मीन पर रहें, ठीक है। दैट शुड बी योर एंड गोल, एंड वैल्यू, समझ में आया, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अब इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़, अब यहाँ पे चलो ठीक है, इसको भूल जाओ। अब इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ की अगर अपन बात करें, तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ ये यहाँ पे कैसे सिखा सकते हैं। फाउंडेशनल तो मैंने आपको बता ही दिया। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ यहाँ पे कैसे सिखा सकते हैं, तो जैसे अगर आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर आते हो, 12th स्टैंडर्ड में आते हो, ठीक है, 9th-10th में तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन 11th-12th में आते हो, तो जैसे आपको अलग अलग ऑप्शंस जो है चूज़ करने को बोलते हैं, और आपको अलग अलग स्ट्रीम्स वगैरह चूज़ करने को बोलते हैं, है ना। जैसे मैं कॉमर्स से था, मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो ऑन्टर था, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ना, ये कॉमर्स और ऑन्टर इन दोनों को ही पकड़ते हैं, ठीक है। अगर कॉमर्स और ऑन्टर इसकी बात करें, तो पहले तो ठीक है, इंग्लिश हिंदी मैथ्स वगैरह सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कॉमर्स जब मुझे पढ़ाते हैं तो इसके अंदर अकाउंटिंग और बिजनेस और ये वो चीज़ें जो भी पढ़ाते हैं, ये चीज़ें मेरे फ्यूचर के लिए आगे काम आएगी, मेरे करियर के लिए काम आएगी। तो करियर यहाँ पे ऐड हो जाता है, समझ में आया। तो करियर क्या हुआ, ये एंड हो गया, और कॉमर्स क्या हुआ, ये इंस्ट्रूमेंटल हो गया, समझ में आया, ठीक है। वहीं ऑन्टर जैसे अगर मुझे बिजनेस वगैरह करना है, तो बिजनेस क्या हुआ, ये एंड हो गया, है ना। और ऑन्टर सब्जेक्ट क्या हुआ, ये जो है ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू हो गई है, इसके अंदर जो भी मुझे ज्ञान बांटा वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हो गई, समझ में आया। तो दीज आर फाउंडेशनल एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज विच आर इम्पार्टेड इन एजुकेशन सिस्टम। द थर्ड इज सोसाइटी एट लार्ज, या फिर सोसाइटी अलग से अगर आप इसको देखो, तो इस सोसाइटी वाले पार्ट के अंदर कौन कौन आ रहा है। इस सोसाइटी वाले पार्ट के अंदर सबसे पहले एक्सटेंडेड रिलेटिव्स, मैंने आपको बता दिया, ये आ रहे हैं। अब एक्सटेंडेड रिलेटिव्स का क्या मतलब है, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स का एग्जाम्पल है जैसे कि आपके कजन्स बेस्ट एग्जाम्पल है। बाकी अगर मैं अंकल आंटी वगैरह, बुक्स में अंकल आंटी वगैरह ये सब चीज़ें लिखी हुई होती तो समझ में नहीं आएगी, कजन्स बेस्ट हैं। जैसे अंकल आंटी वगैरह आपको ज्ञान बांटते हैं, तो वो ज्ञान आपको लगे या ना लगे, लेकिन अगर आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है जिसको आप बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं, और कजन्स के केस में वो ज़्यादा होगा, आपके खुद के जो सगे भाई बहन उससे ज़्यादा आपके कजन्स के केस में होगा, तो जिन्हें आप आइडियलाइज करते हैं, अगर वो किसी तरीके के एक्ट करते हैं, किसी तरीके से बोलते हैं, किसी तरीके से रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कुछ भी, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ करते हैं, तो नाउ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन देयर एक्ट, ठीक है। दिस इज, तो ये सब चीज़ें क्या कर रही है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो उनको, क्लासिकल कंडीशनिंग हो रही है आपकी, समझ में आया, वैल्यूज आ रही है ना आपके अंदर, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड रिलेटिव्स आ गए, मतलब ये डायरेक्ट रिलेटिव्स नहीं है, आपके ब्लड रिलेटिव्स नहीं है ना, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हो गए। एक्सटेंडेड रिलेटिव्स के अलावा और कौन हो गए, इसके अलावा पीयर ग्रुप हो जाता है। अब पीयर ग्रुप के अंदर जरूरी नहीं है कि भाई जो आपके स्कूल के बंदे हैं वही आपके दोस्त हों, कॉलोनी के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। कॉलोनी के अलावा अगर आप किसी स्पोर्ट्स वगैरह खेलने जाते हो, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। कोई और अदर, जैसे मान लो कहीं से भी दोस्ती तो हो ही जाती है, तो कहीं से दोस्ती अगर हो गई तो वहाँ के दोस्त हो सकते हैं। तो ये पीयर ग्रुप हो गया। पीयर ग्रुप के अलावा और जैसे मतलब मान लो कि भाई आपकी जो है मदर फादर कहीं ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पर आप भी जाते हैं, और किसी और उनके कॉलीग का बच्चा भी आता है, तो आप दोनों की दोस्ती हो जाती है, आप दोनों की वैल्यूज साथ में बनती है, ठीक है, दैट इज दिस। फिर इसके अलावा सोसाइटी एट लार्ज आ जाता है।
तो सोसाइटी एट लार्ज का मतलब है कि जो है लार्जर सोसाइटी, जिसके अंदर जो मार्केट आ गया है ना, नेबरहुड आ गया, ठीक है, मार्केट आ गया, नेबरहुड आ गया। उसके अलावा जो है अगर आपका ऑफिस वगैरह, कुछ ऑफिस वगैरह है, कुछ वोकेशन वगैरह है तो वो आ गया, कुछ आप जो है कुछ अदर एक्टिविटीज़ वगैरह करते हो तो वो एक्टिविटीज़ वगैरह आ गई, समझ में आया। तो ये सारी की सारी भाई यहाँ से भी तो आपकी वैल्यूज़ वगैरह डेवलप होती है ना। अगर कॉन्टैक्ट होगा तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। अपन ने क्या देखा था, अपन ने यही चीज़ तो देखी थी ना कि एथिक्स एंड एक्सपीरियंस डोंट गो हैंड इन हैंड। ये अगर दोनों आपको चीज़ें मिलेगी तो आपको चेंज मिलेगा ही मिलेगा, समझ में आया, ठीक है। तो वहीं पर एथिक्स के अंदर आप इस चीज़ को वैल्यूज़ लगा दो, वैल्यूज़ और एक्सपीरियंस डोंट गो हैंड इन हैंड। अगर वैल्यूज़ और एक्सपीरियंस दोनों चीज़ें साथ में आती है तो चेंज मिलेगा। अब चेंज का ये मतलब नहीं कि चेंज खराब ही हो, चेंज अच्छा भी हो सकता है, बढ़िया भी हो सकता है, आपकी वैल्यू जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके। ऐसा हो सकता है कि भाई आप जो है पहले एक रिलीजियस पर्सन थे, समझ में आया, जैसे ही आप जो है अपने स्कूल के अंदर गए वहाँ पे और ज़्यादा सब के सब जो टीचर्स हैं, जो बुक्स हैं, जो बाकी के जो बंदे हैं वो सब के सब रिलीजियस हैं। जो आप स्पोर्ट्स वगैरह ज्वाइन करा वहाँ पे सारे बंदे रिलीजियस हैं। जो आपने कुछ जो है म्यूजिक क्लास ज्वाइन करी वहाँ पे सारे बंदे रिलीजियस हैं। आपके नेबरहुड के अंदर सारे बंदे रिलीजियस हैं। तो इसके अंदर ऑलरेडी आपकी जो रिलीजन की वैल्यूज थी वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, समझ में आया। तो ज़रूरी नहीं है कि भी चेंज का ही मतलब है कि वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, वैल्यू का फॉर्मेट भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर इसके अलावा और क्या है, फैमिली वैल्यूज वगैरह, फाउंडेशनल वैल्यूज, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, ग्रीटिंग वगैरह, ये सब मैंने आपको बता दिया। एजुकेशन के अंदर बुक्स, करिकुलम, टीचर्स, पीयर ग्रुप वगैरह हो गया। वैल्यूज के अंदर फाउंडेशनल वैल्यूज, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, सोसाइटी से अपन को जो है पीयर से या फिर एक्सटेंडेड फैमिली से या फिर जो अपनी सोसाइटी एट लार्ज है इन सबसे ये चीज़ें मिल रही है। अच्छा, ये किस तरीके की वैल्यूज हैं ये नहीं बताना। तो ये जो है स्ट्रीट स्मार्ट वैल्यूज होती है यूजुअली, ठीक है। स्ट्रीट स्मार्ट वैल्यूज का मतलब होता है जिन्हें अपन प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं, समझ में आया। अपन कहते हैं ना कि यार प्रैक्टिकल नॉलेज खूब है उस आदमी के पास, मतलब ज्ञान हो नहीं हो लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है, मतलब मैंने देखा उस आदमी को। तो व्हाट इज दिस, दिस इज स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन, समझ में आया, ठीक है। तो दिस इज इट, बस यही है। आई होप ये पूरा पार्ट आपको समझ में आओ। सबसे पहले अपन ने वैल्यूज़ को देखा था, वैल्यूज़ का मतलब देखा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी, विच इज़ सोशली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिजायबिलिटी, अनडिजायबिलिटी। ये गाइड करते हैं अपने बिहेवियर को, ऑब्जेक्टिव गोल को। ह्यूमन वैल्यूज़ अपन ने देख ली थी, जैसे ट्रूथ, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एम्पैथी वगैरह। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, फंडामेंटल होती है, ताकि अपन एग्जीक्यूशन करें मंडेन टास्क का, डे टू डे टास्क का, डिसीजन मेकिंग वगैरह का। इंसान को वैल्यूज़ कैसे मिलती है, तो सोसाइटी से मिलती है। सोसाइटी किस तरीके से इम्पार्ट करता है, तो सोशल सैंक्शंस के द्वारा इम्पार्ट करता है। इस प्रोसेस को सोशलाइजेशन बोलते हैं। सोशलाइजेशन जो है इन तीन चीज़ों से हो सकता है, इंस्ट्रक्शन से, ऑब्जर्वेशन से और क्लासिकल कंडीशनिंग से, है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग का अंदर अपन ने मतलब देखा था कि भाई इमिटेटिंग अदर्स, ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ होती है, इसके अलावा जो है इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़ होता है। इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़ के अंदर जो है 3 एरिया से अपन को वैल्यूज़ जो है अपने अंदर आ सकती है, विच आर फैमिली, एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो फैमिली के अंदर अपन ने देखा था कि दीज आर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल। फाउंडेशनल वैल्यूज जो है जैसे कि रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, ग्रीटिंग रिलेटिव्स, स्टेइंग शार्प आउटसाइड होम, ठीक है, दीज आर इम्पार्टेड फ्रॉम फैमिली। एजुकेशन के अंदर अपन बात करें तो यहाँ से बुक्स, करिकुलम और टीचर्स, पीयर वगैरह, इन सब चीज़ों से अपन को ये मिलती है। दीज आर बोथ फाउंडेशनल एज वेल एज इंस्ट्रूमेंटल, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों आपको एक साथ मिल रही है। एक पॉइंट पर फाउंडेशनल मिलती है, दूसरे पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंटल मिलती है। तो सोसाइटी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर पीयर ग्रुप आ गया, एक्सटेंडेड फैमिली आ गया, सोसाइटी एट लार्ज आ गया, और इनसे आपको प्राइमरीली स्ट्रीट स्मार्ट वैल्यूज मिलती हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू प्रेस द लाइक बटन, है ना, and if you haven't subscribed to the channel, do it now and press the bell icon. If you have any questions, queries or doubts, you are free to ask them in the comment section below. Thank you.